नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही दुआ करते हैं कि जिस प्रकार पतंग बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत बुलंदियों को छूती है, उसी प्रकार आपका मेहनत, आपकी सफलता बहुत ऊंची तक जाए और आपका नाम पूरे आसमान में तारों की तरह चमकते रहे। तो आइए सिलसिले को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल वीएमएस क्लासेस पे फाउंडेशन बैच चल रहा है और शुरू भी होगी मेरी भाई। एनसीईआरटी फुल फाउंडेशन में, जिसमें आपको हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं, हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे। साथ ही साथ विकास सर आपको साइंस के सभी तीनों पोर्शन को देख रहे हैं और मुरारी सर मैथ को देख रहे हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जिसका नाम था संसाधन एवं विकास। अभी तक हमने कितने लेक्चर कर लिए? 3। और आज जो है लेक्चर नंबर कितना है? 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में फ्री फाउंडेशन बैच, यानी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। जितना हो हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि हम आपको देंगे अपना नोट्स। क्या देंगे हम आपको? अपना नोट्स। और यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आपको यहाँ देखिए, इसी चैनल पे, वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, अभी क्या है कि अभी आप लोग के दुआ से, कृपा से अभी इतना सब्सक्राइबर हुआ। जब हम लोग इतना लगातार मेहनत करेंगे, हमको मेहनत पे भरोसा और किसी पे भरोसा नहीं, तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो डेली बेसिस पे आप जब वीडियोज में जाइएगा या प्लेलिस्ट में भी जाइएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा डेली बेसिस पे एनसीईआरटी संसाधन में विकास में लाइन बाय लाइन सब वीडियो अपलोडेड है। यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे सब वीडियो अपलोडेड है। यहाँ पे जब वीडियोज में जाइएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, जिस मतलब हम बता देते हैं आपको, लेक्चर नंबर 3, इधर लेक्चर नंबर 2 हो गया। जब आप यहाँ पे जाइएगा तो लेक्चर नंबर 1 हो गया, और ये यहाँ पे हो गया लॉन्चिंग वीडियो। ये मेरा हमारा लॉन्चिंग वीडियो। और हम बोल रहे हैं कि व्यूज पे मत जाइए, अभी फिलहाल कंटेंट है नया नया, आप ट्रस्ट कीजिए। हम आपको नैया को 2027 के बैच को बहुत आगे तक ले जाएंगे। अभी कहीं भी पैसा नहीं देना है, कहीं भी पैसा नहीं देना। अगर आप आ गए हैं तो आपको यहाँ से कंटिन्यू रखना है। ठीक है। और जैसा कि हम लोग, मतलब हम लोग ये भी वीडियो बनाते हैं कि जो आप पढ़ाई कीजिएगा आगे, आफ्टर 10th 12th के बाद, जब आप कहीं पर बड़े शहर पटना दिल्ली में जाएगा, तो वहाँ के स्टूडेंट का क्या है, मतलब रीजन, वो सब भी हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब आप मेरा भाई यहाँ पे देखिएगा, तो हम आपको बताते थे कि पिछले क्लास में, यानी अगर बात किया जाए तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि कहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। हम लोग पिछले क्लास में जब यहाँ पे देखिएगा, तो हम आप लोग को बता दिए थे कि जब आप मेरे पिछले क्लास को देखिएगा, तो हम आपको बताए थे कि हम लोग आज चलेंगे कहाँ से? भू उपयोग से, यानी भूमि उपयोग से चलेंगे। यानी ये मेरा अपना भी नोट्स चलता है, ये ऐसा नहीं कह रहे कि हम आपके पढ़ा के निकल जा रहे हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम आपको बताए थे कि मेरा अपना भी नोट्स आएगा, और इस तरीके का मेरा अपना खुद का नोट्स रहेगा, यानी प्रॉपर राइटिंग। तो ऐसा आप लोग को हम सिखा देंगे, ये मेरा अपना राइटिंग है, आपका भी राइटिंग हम ऐसा करवा देंगे। बस आप मेरे साथ जुड़ के रहिए और अंतिम तक जुड़ के रहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे, इस तरीके का मेरा नोट्स रहेगा। और ये लेक्चर हो चुका था, और हम आपको बताए थे कि इतना टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है। तो आज आते हैं, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं। जब आप यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो, तो हम आपको पढ़ा दिए थे, पूरा सिलेबस बता दिए थे। साथ ही साथ हम आपको बता दिए थे टॉपिक्स नेम, परिचय, संसाधनों का विकास, कल्पना भी बता दिए थे, सतत पोषणीय विकास भी बता दिए थे, एजेंडा 21 ये भी आपको हम बता दिए थे। संसाधन नियोजन भी हो चुका है, भारत में संसाधन नियोजन भी हो चुका है, संसाधन संरक्षण भी हो गया, भू संसाधन। आज हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन से। आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? हमको लग रहा है आज हम लोग पढ़ेंगे, भू संसाधन भी हो चुका है आज हम लोग, और भू उपयोग भी हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग का प्रारूप। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टॉपिक हम लोग क्या कर लिए हैं भाई? क्लियर कर लिए। 9 टॉपिक्स हम लोग का हो चुका है। अब बाकी जो ये टॉपिक्स बचे हुए हैं, यानी इस चैप्टर का, अब हम लोग बहुत ही करीब जा रहे हैं। ठीक है, नजदीक जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आपको यही एनसीईआरटी, हम लोग पूरा एनसीईआरटी पे ही बात कर रहे हैं। आपको हम बता दिए थे कल के क्लास में, बहुत बच्चा का ये इंक्वायरी रहा कि सर आप हमको शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र एवं सकल बोया गया क्षेत्र में थोड़ा बता दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, आपको हम बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जब गौर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। जब आप मेरे क्लास को अटेंड करते हैं तो आप लोग कॉपी कलम को लेके जरूर बैठिए, क्योंकि हम आपको एक एक चीज लिखा के और समझा के भी बता रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग निवल बोया और सकल बोया गया क्षेत्र में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, उसको हम
लेके चलते हैं। देखिए कि निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, और ये बोले अभी आप कहीं भी नहीं समझ सकते, आप हमसे समझिए, एक बार में क्लियर कर देंगे हम। निबल बोया यानी इसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं, ये 12th के आर्ट्स में भी पूछता है। वह जमीन जिस पर फसल बोई एवं काटी जाती है, वह जमीन जिस पर फसल बोए यानी बोया भी जाता है एवं काटा भी जाता है, साल में जमीन में चाहे एक बार बोई जाए या 2-3 बार बोई जाए, मतलब जमीन है उसमें तुम फसल एक बार लगाओ या 2-3 बार लगाओ, लेकिन काउंटिंग जो होगा, गिनती जो होगा, जमीन का एक ही बार होगा, एक ही बार होगा, उसे ही निबल शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? निबल शुद्ध या निबल बोया गया क्षेत्र उस जमीन को कहेंगे जहां फसल बोया भी जाएगा, काटा भी जाएगा। साथ ही साथ एक जमीन है, मान के चलो एक जमीन है, ये जमीन है, इस जमीन में मान के चलिए कि एक साल में 2-3 फसल बोया गया, लेकिन काउंटिंग कितना होगा भाई? एक जमीन का ही होगा, काउंटिंग एक जमीन का ही होगा, उसे कहते हैं शुद्ध निबल गया, शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र। लेकिन जब आप यहाँ दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरी तरफ देखिएगा तो लिखा हुआ है सकल कृषि। क्या लिखा हुआ है? सकल कृषि। एक जमीन पर साल में एक से ज्यादा बार फसल बोई जाए तो हर साल गई, मतलब हर साल यहाँ होगा, हर साल बोई गई फसल की क्या होगी? काउंटिंग होगी। सकल कृषि क्षेत्र ये कहता है कि एक जमीन में अगर आप 2 से 3 बार फसल लगाते हैं एक साल में, तो वो सब साल का फसल गिनती होगा, उसे कहते हैं सकल कृषि। समझ गए? निबल बोया गया क्षेत्र में अगर जमीन है, इस जमीन पर अगर आप 1 से 2-3 बार अधिक फसल बोते हैं साल में, तो उसका काउंटिंग नहीं होगा, केवल और केवल एक जमीन का ही होगा। लेकिन सकल कृषि क्षेत्र में एक जमीन पर आप 2-3 बार साल में फसल लगा देते तो सबका भी काउंटिंग होगा, उसे कहते हैं सकल कृषि क्षेत्र। ठीक, आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेल्टर बेल्ट क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है, हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वो आपके क्लास के अगले कड़ी में है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, जब आप यहाँ पे आगे आइएगा तो हमने ये सब सब कुछ बता दिया था। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे, सब कुछ हम बता दिए थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, भारत में भू प्रारूप। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग टोटली बता देते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे भूमि का किस प्रकार क्या होता है, संरक्षण होता है, भूमि का लोग किस प्रकार उपयोग, भूमि का किस प्रकार लोग उपयोग करते हैं, भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि का क्षरण क्यों हो रहा है। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि भूमि में जो निम्नीकरण होता है किस रीजन से होता है, क्या किसानों को अभी उतना टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, मिट्टी का कटाव क्यों हो रहा है, भूमि में उत्पादन क्षमता क्यों कम रहा है, ये सब जानेंगे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर से आपका क्लास का भी आंसर बनेगा, क्वेश्चन। और कल मेरा जो होगा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, मेरा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए कि बताइए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य क्या कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है, तो ये आपको हम आज के क्लास में जान जाइएगा। साथ ही साथ आप ये भी जानिएगा कि 3 ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां ये सब आज की क्लास में आप जान जाइएगा। और आपको बता दें कि इसके बाद जो हमारा क्लास होगा वो होगा लास्ट क्लास, आखिरी क्लास, यानी टोटल 5 लेक्चर ले रहे हैं इस क्लास में। और आपको एक बात बता दें, आज के क्लास में हम जानेंगे कि मिट्टी का कटाव क्यों होता है, साथ ही साथ मिट्टी का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, आज के जमाने में उत्पादन क्षमता क्यों कम गया, हम ये सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। उसके बाद मेरा एक जो मेन टॉपिक आएगा जिसका नाम रहेगा मेरे भाई पूरा एनसीईआरटी सार का निचोड़, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ जो मेरा नोट्स रहेगा वो आपका फिर इसके बाद आ जाएगा, यानी 5वां लेक्चर के बाद जो आएगा वो लेक्चर। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू का मतलब होता है आप भूमि, भू का मतलब क्या होता है? भूमि। ठीक है, उपयोग का प्रारूप क्या एजेंडा, किस तरह का प्रोसेस रहता है, क्या उसका सारणी रहता है कि हम भूमि को बचा सके। तो कहा जाता है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। एक बात और याद रखिए, आज से कभी भी
ज्योग्राफी में मेरे भाई आज से कभी भी ज्योग्राफी में आपको ये वर्ड नजर आए, क्या, यहाँ पे भौतिक कारक, तो आप याद रखिएगा भौतिक कारक का मतलब क्या होता है। जब से कभी देखो, आप क्या करो, एनसीईआरटी जब पढ़ते हो मेरे साथ तो एक कॉपी रखो, कॉपी के बगल में आप यहाँ पे लिख देना सत्यम सर कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप वहां पे लिख देना। और वहां पे जो जो हम एनसीईआरटी का वर्ड्स बताएंगे, एनसीईआरटी वर्ड मीनिंग बताएंगे हम आपको, वो मीनिंग को क्या करना है, लिखना है आपको। तो जैसे यहाँ के आपको आज का हम लोग का मीनिंग है भौतिक कारक, तो आज के बाद जब भी भौतिक कारक सुनिएगा तो आप याद रखिएगा भौतिक कारक का मतलब होता है कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो पर्यावरण में तो जलवायु एक फिजिकल एक्टिविटी है, मौसम का बदलना। साथ ही साथ आप फिजिकल आकृति में देख सकते हैं भू आकृति यानी भूमि का आकृति, है ना, भू आकृति। साथ ही साथ आप देख सकते हैं भूकंप, ये भी भौतिक कारक है। आप देख सकते हैं जलवायु, जलवायु, मृदा, मिट्टी, कोयला, ये सब जितना देख रहे हो सब भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं, आप ये कहीं लिख सकते हो। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्वेश्चन पूछता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए भारत में टोटल 9th में पढ़े होंगे कि भारत का कुल भौतिक कितना है भौतिक क्षेत्रफल, तो आप लोग कितना बोलते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी टोटल भारत में टोटल जितना भूमि है उतना भूमि का उपयोग अभी भी नहीं हो रहा है। जितना भूमि है उसका केवल और केवल 93% ही भूमि अभी क्या हो रहा है, उपयोग में किए जा रहे हैं। जब यहाँ पे देख क्या कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। एक मैप के सहायता से हम आपको बताते हैं, भौतिक कारक आप लिख लिए होंगे। आइए एक मैप के सहायता से हम आपको बताते हैं। कहा गया है कि भारत के पूर्वोत्तर प्रांत, यानी जब आप एक नक्शा बनाइएगा, यहाँ पे एक नक्शा बनाइएगा तो इस इलाके का भारत में अभी क्या है, ये इलाका क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही दयनीय इलाका। जब आप इस इलाके में जाइएगा, यानी नॉर्थ में आप कभी जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट में, या केवल अगर आप ईस्ट साइड जाइएगा भारत के, तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ पर्यावरण को लेके बहुत व्यक्ति आदिवासी जागरूक हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो भूमि है वो मतलब सर्वेक्षण में नहीं आ पाया है। असम को छोड़ के बाकी जितने राज्य 7 सिस्टर वो सर्वेक्षण में नहीं आया है। अगर आप दूसरी साइड बात कीजिएगा भारत की उत्तर साइड की भूमि का एवं पश्चिम भूमि का, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया नॉर्थ, तो एवं नॉर्थ एवं वेस्ट की भूमि का आप बात कीजिएगा, यानी जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से सटे हुए जितने राज्य है वो एक विवादित क्षेत्र है। वो कैसा क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। और विवादित क्षेत्र में क्या होगा, सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। विवादित क्षेत्र में सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। विवादित क्षेत्र में सर्वेक्षण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप जानते हो ना कि पापी पाकिस्तान क्या बोलता है, कि पापी पाकिस्तान बोलता है कि इधर वाला भी जमीन मेरा है। साथ ही साथ भारत के लोग कहते हैं ये मेरा जमीन, भारत का तो है ही जमीन, इसीलिए इसका प्रॉपर रूप से सर्वेक्षण नहीं हो पाया। इसीलिए अभी वर्तमान समय यानी 2025 के डाटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी भारत के पास केवल और केवल टोटल भूमि का 93% भूमि ही उपयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, हम बोले एक एक क्लियर बताएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़िए। उसके बाद कहा रहा है कि भू उपयोग की दो ये तो क्रियाकलाप आप आइए। आगे कह रहा है कि अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत, एक सेकेंड, कह रहा है अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत, अस्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। अस्थायी चारागाह, चारागाह का मतलब होता है कि जहाँ गाय चरने के लिए जाती है, भैंस चरने के लिए जाती है, बकरी चरने के लिए जाती है, तो उसे कोई चारागाह कहते हैं। तो अभी भूमि कम हुई है। पशुधन, पशुधन इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। पशुधन, पशुधन का मतलब क्या होता है कि पशुओं को जो चारा चाहिए वो अभी वर्तमान समय में प्रॉपर रूप से नहीं मिल रहे हैं। और इसके क्या परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट होंगे मेरे भाई। और याद रखिएगा परिणाम को हिंदी में क्या कहते हैं, रिजल्ट, ये भी आप समझिएगा। तो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको एक बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का लगभग
54% हिस्सा पर ही खेती हो सकती है। अभी एक बात बताइए, आप इस चीज को समझे, आप इस चीज को समझे, शुद्ध निबल, ये जो बोला गया शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र, तभी हम आपको बताए थे कि शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप फटाफट बताइए, हम आपको इसलिए पहले समझा दिए थे, इसलिए हम आपको पहले समझा दिए थे कि शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वह जमीन जिस पर फसल बोया जाएगा, यानी बो देंगे और काट देंगे, उसे कहेंगे शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, साथ ही साथ अगर एक जमीन पर साल में अगर आप एक फसल लगाओ, दो फसल लगाओ या तीन फसल लगाओ, वो मैटर नहीं होगा। मैटर केवल और केवल एक ही होगा कि फसल की गिनती नहीं होगी, केवल और केवल साल में आप चार फसल लगाइए, दो तीन फसल लगाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ पर एक है कि गिनती केवल और केवल जमीन का कितना बार होगा, एक बार ही होगा, उसे कहेंगे निबल बोया गया क्षेत्र। लेकिन सकल कृषि क्षेत्र किसे कहेंगे, एक ही जमीन पर साल में एक से ज्यादा बार फसल बोया जाए तो उसे हर साल की फसल बोए गए फसलों की क्या होगी, गिनती होगी। निबल बोया में साल में पांच को फसल लगाए उससे मतलब नहीं होगा, काउंटिंग एक ही का होगा। सकल कृषि क्षेत्र में साल में दो तीन फसल लगाए, सबका काउंटिंग होगा, सबका काउंटिंग होगा। क्लियर है ना आप, इसलिए हम एक एक चीज क्लियर होके आ रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब आप आगे देखिएगा तो कह रहा है कि शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। ये बात सही बोला है। अभी देखिएगा तो भारत में अगर आपसे हम पूछे कि आज के क्लास में हम लोग भू प्रारूप, यानी आज हम लोग केवल और केवल डाटा पढ़ रहे हैं जमीन के लेके, तो आपको बताया कि भारत में टोटल टोटल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 100% जमीन में केवल और केवल भारत 93% जमीन ही उपयोग किए जा रहा है। आपको बता दें, जब भारत का आप इधर नॉर्थ ईस्ट हिस्से में जाइएगा या ईस्ट हिस्से में जाइएगा, असम को छोड़ के, तो बाकी सर्वेक्षण नहीं हुआ। इधर वाला जो जमीन विवादित है, इधर वाला भी जमीन सर्वेक्षण नहीं हुआ। और केवल भारत में 7% जमीन जो है वो विवादित ही है। और आपको हम बता दिए थे सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र। आपको याद रखना है कि भारत में अभी भी प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में से भारत में 50 से 70% ऐसी आबादी है जो किस पे निर्भर है, तो आप बोलिएगा कृषि कार्य में निर्भर है। आगे परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। बिल्कुल, आप जो इस जिस का जगह नाम बोला है, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, जब आप इस सब को गौर से देखिएगा तो क्या लग रहा है, यहाँ के इन्वायरमेंट क्लाइमेट क्या है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट है, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे जब हम इंडिया का मैप सर्च करें, मेरे भाई आप यहाँ पे देखो, इंडिया मैप सर्च करते हैं, पॉलिटिकल मैप देखो, या जब आप यहाँ पे देखो इंडिया का मैप देखिएगा, देखिए हम आपको पूरा क्लियर वे में चलेंगे हम लोग, ताकि अपना लोग को दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा भी मैप डाउनलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोग चल रहे हैं। जब आप यहाँ पे देखिएगा, जब आप यहाँ पे देखिएगा, देखो हम डाउनलोड करके ही भेज देंगे, इसको छोड़ो अभी, नहीं तो ये कचरा कर देगा। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो ऐसे राज्य में क्या हो गया, अंडमान निकोबार में आप मान के चलो वो तो एक द्वीप है, तो वहां कौन जाएगा खेती करने के लिए। आइए अगला है हमारे देश राष्ट्रीय, ये बात गौर से सुनिए, हमारे राष्ट्रीय वन नीति, हमारे राष्ट्रीय वन नीति में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952। सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रीय वन नीति में क्या क्या बात किया गया था। 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में सबसे पहले बात किया गया था वन संरक्षण को लेके, किसको लेके, कि वन को किस प्रकार हम बचाएंगे, साथ ही साथ वन का प्रबंधन हम किस प्रकार करेंगे, साथ ही साथ उसके बचाव में हम लोग कौन कौन से कदम उठाएंगे, साथ ही साथ उसमें जो दंड दंड कौन कौन से प्रावधान, दंड प्रावधान कौन कौन से रहेंगे, इसे ये सब मुद्दा पे बात किया गया था 1952 ईस्वी में।
द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, बचा हुआ है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोलॉजी सिस्टम को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आप ही बताओ कि आज के समय में, वर्तमान समय में वन को अगर धीरे धीरे काट लिया जाए तो अभी बताइए कि इसका इफेक्ट भारत की धरती पे कैसा पड़ेगा। तो आप सब बताइएगा कि इसका इफेक्ट भारत की धरती पे बहुत खराब पड़ेगा। अभी आप वर्तमान समय में देखिए, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनसंख्या जैसे तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा कि लोग का रहने का आवास की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आवास के लिए भूमि कमी हो रही है। तो आवास के लिए भूमि जैसे ही कम हो रही है मेरे भाई, तो लोग अपना मेन ग्रामीण परिवेश को छोड़ के और क्या कर रहे हैं कि जंगलों की ओर जाना स्टार्ट कर दिए, और जंगलों में जो पहले से वन था उसको काटना स्टार्ट कर दिए। अब वन को जैसे ही काट रहे हैं तो आप बताइए, पेड़ पौधा को काट रहे हैं, और पेड़ पौधा को जैसे ही काटेंगे तो हमारा इकोलॉजी सिस्टम क्या होगा, खराब ही होगा। इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो खराब हो जाएगा। और भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे जब देखिएगा, वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि सर्वेक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण को गंभीर आपदा आ सकती है। आप यहाँ पे एक बात समझिए, अभी देखिए भारत में दो तरीके का भूमि बटा हुआ है। एक भूमि ऐसा भूमि जो बंजर है, तो बंजर भूमि जैसे कि जिस भूमि में पहाड़ है पहले से, भूमि में तो जैसे मान के चलो कि ये एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ है कि ये तो गिनती होगा ही होगा, लेकिन ये किस भूमि में गिनती होगा, तो इस ये भूमि हो जाएगा आपका बंजर भूमि में गिनती। चट्टाने, सूखी, मरुस्थलीय, जैसे राजस्थान का क्षेत्र जाइएगा तो राजस्थान के क्षेत्र में खेती तो नहीं हो पाता है उतना, तो वो एक बंजर भूमि के गिनती आता है। अब वो भूमि गैर कृषि भूमि, यानी जहां आप रेलगाड़ी जिस पटरी में बिछा गया वो गैर कृषि भूमि है। सड़क जिस भूमि में बन गया है तो भूमि पे बना हुआ, लेकिन वो बन गया तब वहां कभी खेती होगा तो नहीं होगा, इसलिए वो किस में बट गया, गैर कृषि में बट गया। ठीक है। और निम्नीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग इसका न तो प्रबंधन कर रहे हैं न बचाव कर रहे हैं, और वो दिन पर दिन भूमि की उत्पादकता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि गंभीर समस्या आखिर क्यों हो रही है। अगला देखिए, अगला है भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण। तो सबसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, निम्नीकरण केवल और केवल अधिक सिंचाई से भी होती है। अधिक जब कोई व्यक्ति सिंचाई करता है, पानी पटाता है, उससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव, हम भूमि को किस प्रकार बचाएंगे। तो कहा जाता है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी, यानी भावी का मतलब क्या होता है, आने वाला। भाभी नहीं बोले, भावी है, आने वाला। वी है, वी, भाभी नहीं, ये याद रखिएगा। नॉट भाभी, ये नहीं होगा, ये हो गया आने वाली पीढ़ी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रिया कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक तत्वों भी बल मिलता है। यानी मान के चलो कि मानव सबसे ज्यादा, आप देखो मानव के कौन कौन ऐसा काम करता है जिससे भूमि निम्नीकरण हो रहा था। आप क्या बताइएगा मेरे भाई, आप बताओ, आप क्या बताओगे। तो अभी भूमि का निम्नीकरण इसलिए ना हो रहा है क्योंकि मनुष्य का क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है कि अनावश्यक चीजों की कटाई कर रहा है, पेड़ की कटाई कर रहा है, चट्टानों की कटाई कर रहा है। और जैसे ही कटाई कर रहा है तो आप बताओ वो पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, यानी उसके संतुलन को बिगाड़ रहा है। अब जब तुम पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ोगे तो क्या पर्यावरण आपके साथ नहीं संतुलन बिगाड़ेगी, तभी ना बिगाड़ती है मेरे भाई। तो आगे देखिए, कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई करना, वन को खत्म कर देना। कुछ मानव क्रिया जैसे वनोन्मूलन, यानी क्या होता है, इसका मतलब वन की कटाई करना, वन की कटाई करना। अति पशुचारण, गए और अत्यधिक पशु, गाय को छोड़ दिए, ऐसे नहीं देखते गांव में कि भैंस चराते चराते गया, अपने मोबाइल से बतिया रहा है, खैनी चुना रहा है, उधर भैंस चर रहा है। तो वो क्या कर, खाते खाते इतना खा लेता है कि सबको खा के खत्म कर देता है, पूरा पेड़े के खा के खत्म, पौधा को ही खा खत्म कर देता है, बकरी भैंस। तो अति पशुचारण की वजह से भी ऐसा होता है। खनन से भी, अभी आप देखिए कि आरावली पर्वत इसका बेस्ट एग्जांपल है। आरावली पर्वत हो गया या माइनिंग जिसको बोलते हो, वो क्या हो रहा है, खनन से भी उसका क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। निम्नीकरण का मुख्य
भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत यानी खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयां और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, आप ही देखो, मान के चलो यहाँ पे कोयला है इसके नीचे, और यहाँ पे खनन कर दिया और इसको निकाल लेगा, तो ये गड्ढा बन जाएगा। अब जैसे ही गड्ढा बनेगा, उसको छोड़ देता है लोग, अब पानी जमा हो जाएगा तो लोग उसमें गिर जाते हैं, और उसमें डूबने से भी लोगों की मौत होती है। आप नहीं देखते हो कि बोरिंग वाले पाइप में डूब गया छोटा बच्चा, या माइनिंग करते करते डूब गए लोग। तो ऐसे प्रकृति के साथ मानव इतना लापरवाह हो गया है कि आप देखो ना कि एनसीईआरटी बुक साफ तौर पे लिख रहा है भाई। एनसीईआरटी बुक तो एक एक चीज साफ तौर पे लिख रहा है। आप आगे देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन यानी वन की कटाई भूमि निम्नीकरण का कारण बन गया है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो वनोन्मूलन के कारण, वनों की कटाई के कारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी अति पशुचारण के कारण हो रहा है। याद रखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में क्या हो रहा है? वन की कटाई के कारण हो रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण की वजह से हो रहा है। मुख्य कारण यह है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, आप यहाँ पे नोट करो, आप यहाँ पे नोट करो, आप यहाँ पे नोट करो कि बताइए ऐसे कौन कौन से राज्य जहाँ वनों, मतलब कि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य में वनों उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण रहा है। वहीं दूसरी ओर देखिएगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो ये आप जो पॉइंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत भिविया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो सर, सिंचाई से भूमि निम्नीकरण क्यों हो सकता है? पंजाब के लोगों के पास इतना फसल उत्पादन कर लेते हैं कि क्या करते हैं कि खेत में पानी खूब पटा देते हैं। पानी पटाने की वजह से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम जाती है, और जैसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो फसल की पैदावार कम हो जाती है, और मिट्टी क्या हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है, शक्तिशाली नहीं बन पाती है। यानी अत्यधिक सिंचाई। सर, सिंचाई क्या होता है? तो खेतों में पानी पटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। जब आप यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे एक क्वेश्चन भी बनेगा, और ये कल मेरा लास्ट क्लास होगा, ठीक है? और उसके बाद अपना लोग, आप यहाँ देखिए, क्या आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। तो आप बताओ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण हो सकता है? आप साफ तौर पे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य क्या कारण है? तो आप बताइए, पंजाब में क्या है भूमि निम्नीकरण का? आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, बताओ तो। पंजाब में पूछ रहा है कि भूमि निम्नीकरण का, तो आप बताओ पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या हो जाएगा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य क्या कारण है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अधिक सिंचाई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं आज के क्लास में? बन गया ना? हम बोले ना, सब कुछ क्लास बनेगा, आपको बस दिक्कत नहीं लेना है। हम लोग मैप भी पढ़ेंगे, मैप हम पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। आइए, आप यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता यानी लवण की मात्रा, क्षारीयता की बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाओं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, और मृदा बर्तन उद्योग में चूने खड़िया मृदा को सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा जल की सोखने की प्रक्रिया क्या होती है? अवरुद्ध हो जाती है, और पिछले कुछ वर्षों से देश की विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। कितना मस्त बात बोल रहा है, देखो। सबसे पहले एक बात समझिए, आप समझिए कि मान के चलिए कि ये भूमि है, और ये नॉर्मल भूमि है जिसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिससे पानी इजिली अंदर जा सके, जिससे पानी अंदर जा सके। लेकिन क्या होता है कि सीमेंट के उद्योग में, देखिए हम गौर से समझिए, लेकिन क्या होता है कि सीमेंट के उद्योग में
सीमेंट के उद्योग में उससे जो छोटे छोटे धूल उड़ते रहते हैं, सीमेंट बनने में, छोटे छोटे बर्तन के उड़ने में जो धूल बनते रहते हैं, वो धूल क्या होता है कि इस खेत की मिट्टी पे जाके बैठ जम जाती है। और जैसे ही खेत की मिट्टी में जम जाएगी तो उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे छिद्र होंगे, वो छिद्र क्या होगा, पूरा जम जाएगा। वो छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिस वजह से वर्षा जो भी होगी, जिस वजह से वर्षा जो भी होगी मेरे भाई, वो वर्षा क्या होगा, इस पानी को नीचे नहीं सोख पाएगा और पृथ्वी पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। साथ ही साथ पृथ्वी पे क्या प्रदूषण प्रदूषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही सब कारण रहता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी एग्जांपल देते हैं कि मान के चलो कि आज के डेट में आरावली पर्वत को जिस प्रकार काट दिया जाएगा, तो आप मान के चलो कि आरावली पर्वत को काट दिया जाएगा तो आरावली पर्वत कुछ इस प्रकार है और हिमालय कुछ इस प्रकार है। ठीक है, हिमालय कुछ इस प्रकार है। तो अगर अरावली पर्वत को काट दिया जाएगा और इधर है राजस्थान का कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र, तो आप ये बताओ कि अगर इसको काट देंगे तो राजस्थान से उड़ने वाला धूल क्या होगा, इस साइड डायरेक्ट हिमालय पे उड़ेगा, शायद पूरा हिमालय पे जाएगा। और हिमालय के बालू, आप जानते हैं कि बालू जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे ही आपको बालू उड़ के यहाँ पे हिमालय के पत्थरों पे बैठेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ के पानी क्या होगी, गर्म के कारण हिमालय पिघलने लगेगी और पूरा भारत क्या हो जाएगा, बाढ़ ग्रसित हो जाएगा। तो यही बात तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है। आगे देखिए, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनों को रोप करके, चारागाहों को यानी उचित प्रबंधन, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट। आइए सबसे पहले हम शेल्टर बेल्ट समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं शेल्टर बेल्ट क्या होता है। आइए सबसे पहले हम शेल्टर बेल्ट समझते हैं। हम बोले ना पूरा क्लियर वे में पढ़ाएंगे, आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं शेल्टर बेल्ट कहते किसे हैं। आइए, तेज हवाओं की गति को कम करना, फसलों के उड़ने या गिरने से बचाना, मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन से बचाना, मिट्टी में नमी बनाए रखना, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना, यही किसका काम है, शेल्टर बेल्ट का। जब आप आगे देखिएगा तो हम आपको बता रहे हैं कि शेल्टर बेल्ट किसे कहते हैं। तो आप मान के चलो कि ये खेत है, आप ये मान के चलो ये खेत है, ठीक है मेरे भाई, ये खेत हम पूरा बता रहे हैं शेल्टर बेल्ट क्या होता है, जो वन की निम्नीकरण को बचाता है। और नीचे फसल है, मान के चलो ये गेहूं का फसल है, मान के चलिए ये गेहूं का फसल है। तो आप जानते हैं कि गेहूं के फसल में अगर तेज हवा बहेगी तो क्या होगा, पूरा फसल क्या होगा, झुक जाएगा, पूरा फसल मेरा गिर जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो दाने होंगे वो भी दाने भूमि पे गिर जाएंगे और मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा और किसान टेंशन में चला जाएगा। उसी से बचने के लिए ज्यादातर ये जो क्षेत्र कहा जाता है वो राजस्थान के क्षेत्र में करा जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में शेल्टर बेल्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में क्या होती है, हवा बहुत तेजी से बहती है। तो वहां के किसान बहुत तेज होते हैं और वहां के किसान क्या करते हैं कि खेत के एक साइड पूरा पेड़ लगा देते हैं, कतार में, पूरा कतार में एक पंक्ति में पेड़ लगा देते हैं। पेड़ को इसलिए लगाते हैं कि मान के चलो कि इधर से आने वाली हवा, इधर से आने वाली तेज हवा को, इधर से आने वाली तेज हवा को क्या होता है कि ये पेड़ रोकता है। उधर से आने वाली, मान लो इधर से तेज हवा आ रहा है तो ये पेड़ जो है रोकेगा, साथ ही साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा। साथ ही साथ जो वर्षा होगी या कुछ भी होगा तो ये पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती है, मान के चलो ये पेड़ का जड़ है, ये पेड़ का जड़ इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा, आपस में अगर लगा देंगे, इतना पेड़ का जड़ इतना आपस में जकड़ लेगा, जटिल बना लेगा कि इस मिट्टी के कटाव को रोक देगा। साथ ही साथ मिट्टी के कटाव को जैसे ही रोकेगा एवं इस जो फसल लगाए हुए हैं यहाँ तक हवा तेज को भी रोक देगा और मिट्टी के कटाव को भी रोक देगा। इसे क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। और यहाँ पे जब आप देखिएगा तो शेल्टर बेल्ट का उपयोग भी हम आपको बताए थे कि तेज हवाओं की गति को कम करता है, फसलों के उड़ने एवं गिरने से बचाता है। ये ज्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव एवं रोकथाम किया जाता है। शुष्क क्षेत्र, शुष्क यानी जहाँ गर्मी के क्षेत्र होता है, तो गर्मी कहाँ होता है, राजस्थान में। सूखा, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण एवं औद्योगिक जल के पारिष्करण के पश्चात विसर्जित कर जल एवं भूमि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। अब उसके बाद कल यानी लेक्चर 5 मृदा संसाधन पढ़ेंगे और मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास में आप लोग को बड़ी मजा आया होगा। कल मिलते हैं फिर अगला जो, और कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, मृदा संसाधन। और आपको एक बात और याद रखना है कि मेरा नोट्स आप लोग को मिलेगा, निचोड़ वाला क्लास जरूर कीजिएगा, ये क्लास। और एक और बात, आपके वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, आपके वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम लोग ऐसा नोट्स तो देंगे ही, साथ ही साथ एक और खुशखबरी है मेरे भाई कि इसी चैनल पे, वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए एकदम साइंस एवं आर्ट्स का बैच जो हो रहा है वो भी आपके लिए
रनिंग हो गया। यानी ये जो बैच आप देख रहे हैं ये तो अभी एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच चल रहा है, एवं क्लास 12th के लिए एवं 11th के लिए साइंस एवं आर्ट्स में भी वीएमएस टीम बहुत कुछ करेगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल से हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन। आप लोग कॉपी कलम लेके जरूर आया कीजिए, ठीक है।